हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी को स्वागत करता है एक नया और इम्पोर्टेंट क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एड्रेसिंग द लर्निंग डिफिकल्टीज एंड इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स। यानी हम कैसे वो जो क्लासरूम है ना, जो डिफरेंट जो लर्नर्स हमको मिलते हैं, यानी जो लर्निंग डिफिकल्टीज को लेकर तो उनको कैसे हम एड्रेस करें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सो फर्स्ट समझिए व्हाट इज लर्निंग डिफिकल्टीज, यानी शिक्षण में क्या असुविधाएं होता है, क्या डिफिकल्टीज होते हैं, उसको समझेंगे पहले। Children with learning difficulties or impairments face challenges in acquiring basic academic or life skills due to neurological, physical, sensory और cognitive factors। यानी ये क्या होता है ना, लर्निंग डिफिकल्टीज बच्चों के अंदर एक ऐसा कमियां होता है जो कि उनको आगे बढ़ने में यानी शारीरिक अक्षमता होता है। ओके, उसके साथ साथ उनका कुछ फिजिकली डिजेबिलिटी हो सकता है, उसका न्यूरोलॉजिकल मानसिक असुविधाएं हो सकता है, या सेंसरी डिजेबिलिटी हो सकता है, या कॉग्निटिव फैक्टर हो सकता है। सो सेंसरी, कॉग्निटिव, फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर से एक बच्चों का क्या होता है, लर्निंग डिफिकल्टीज दिखाई देता है। ठीक है, ये होता है लर्निंग डिफिकल्टीज। यानी पढ़ने में उसको क्या क्या मुसीबत झेलना पड़ता है उसको बोलते हैं लर्निंग डिफिकल्टी। यानी उसको लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, उसको रीडिंग यानी पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है, या और कुछ भी ऐसे लर्नर होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं। ओके, इसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं लर्निंग डिफिकल्टीज। ठीक है, इसी लर्निंग डिफिकल्टी से जुड़ा हुआ कुछ की टर्म्स को दिखेंगे। फर्स्ट समझेंगे व्हाट इज इंपेयरमेंट, यानी जो दोष बोलते हैं, क्या दोष क्या है, इंपेयरमेंट क्या है, यानी एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फंक्शंस। यानी किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या शारीरिक संरचना के कार्य में किसी प्रकार की हानि या असमानता को इंपेयरमेंट कहा जाता है। तो इसे क्या समझते हैं, यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब उसको मानसिक स्तर में अगर कुछ बदलाव हो रहा है या कुछ परिवर्तन दिखाई देता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके, और शारीरिक मतलब उसका बॉडी का कुछ फिगरल इंपेयरमेंट दिखाई देता है, जैसे कि किसी व्यक्ति का क्या होता है, हाथ कट जाता है या हाथ क्या हो जाता है, मतलब हाथ फंक्शन नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं हैंडीकैप बोल सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या विजुअल इंपेयरमेंट बच्चे मिल सकते हैं उनको, मतलब दृष्टिकोण से भी वो विकलांग होते हैं, उसको बोलते हैं विजुअल इंपेयरमेंट। किसी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हियरिंग इंपेयरमेंट होते हैं। ठीक है, किसी का लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है। ठीक है, ये सब होता है इंपेयरमेंट में अंडर आता है, यानी जैसे कि इधर लिखा गया विजुअल इंपेयरमेंट, हियरिंग इंपेयरमेंट ऐसा। ठीक है, ये होता है इंपेयरमेंट। नेक्स्ट देखेंगे डिसेबिलिटी। व्हाट इज डिसेबिलिटी, यानी रेस्ट्रिक्शन कॉज्ड बाय इंपेयरमेंट इन परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। इंपेयरमेंट के कारण किसी व्यक्ति को एक काम करने के लिए जो मुसीबत होता है उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी, यानी ब्लाइंडनेस, डीफनेस, ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी। ठीक है, सो इधर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इंपेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, क्योंकि इस दोनों तो प्राय सिमिलर लग रहे हैं ना। तो हम समझेंगे इंपेयरमेंट जो कि एक्सीडेंटल हो सकता है, आई साइट को क्या डिसेबल हो जाता है उसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसेबिलिटी। समझ में या नहीं, यानी इंपेयरमेंट एक मेडिकल टर्म होता है, डिसेबिलिटी जब एक मेडिकल टर्म यानी इंपेयरमेंट के कारण किसी काम करने के लिए एक व्यक्ति को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी। समझ में आया या नहीं, जैसे कि ब्लाइंडनेस हो सकता है, विजुअली इंपेयरमेंट ये होता है ब्लाइंडनेस। ठीक है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजिकल डिफरेंस है। ठीक है, यानी डिफनेस जो कि हम हियरिंग इंपेयरमेंट बोलते थे, इधर उसको डिफनेस बोलते हैं, यानी अंधत्व। ओके, सुनने में अक्षमता, चलने फिरने में अक्षमता, ये सब होता है डिसेबिलिटी के अंदर आ जाता है। यानी जब इंपेयरमेंट के कारण व्यक्ति किसी दैनिक क्रिया या कार्य को सामान्य रूप से करने में असमर्थ हो जाता है तो उसको डिसेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज हैंडीकैप, क्योंकि हम तीन टर्म के ऊपर ये जो लर्निंग डिफिकल्टीज है उसी के ऊपर क्या परिवस्थित है। ठीक है, तो फर्स्ट रहेगा क्या, इंपेयरमेंट, उसके बाद डिसेबिलिटी, उसके बाद हैंडीकैप। सो हैंडीकैप इज सोशल डिसएडवांटेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, यानी हैंडीकैप इज ए सोशल टर्म। हम समाज में ऐसे उसको बच्चों को मान लेते हैं कि ये बच्चा इसी के कारण ये काम नहीं कर सकता है, इसको बोलते हैं हैंडीकैप। यानी इनएबिलिटी टू एक्सेस रेगुलर स्कूल्स और जॉब्स, यानी किसी बच्चे को क्या होता है, कोई बच्चा चल नहीं सकता है ना, जो कि डिसेबिलिटी है, इसी के कारण यानी इसीलिए वो सामान्य विद्यालय नहीं जा पाता है, तो इसको बोलते हैं हैंडीकैप। यानी इसी का एक बच्चा का क्या है ना कि एक फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो स्कूल नहीं जा सकता है, तो इसको बोलते हैं हैंडीकैप। मतलब उसी एक सोशल टर्म में उसको हम बांध लेते हैं कि ये काम कर नहीं सकता है, क्योंकि इसी का कुछ ना कुछ कमियां है या अक्षमता है, इसीलिए वो काम नहीं कर सकता है, इसको बोलते हैं हैंडीकैप। सो इंपेयरमेंट इज ए मेडिकल टर्म,
या डिसेबिलिटी इज द प्रोग्रेशन ऑफ द इम्पेयरमेंट एंड हैंडीकैप इज अ सोशल टर्म। सो ये रहा 3 की टर्म्स रिलेटेड टू द लर्निंग डिसेबिलिटी। सो लर्निंग डिफिकल्टीज क्या फिर है कि प्रॉब्लम्स इन एक्वायरिंग एंड यूजिंग लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग और मैथ स्किल्स। यानी पढ़ाई में जितना टर्म्स जुड़ा हुआ है, जैसे कि पढ़ना, लिखना, सुनना, ओके, और बोलना, ये जितना टर्म्स जुड़ा हुआ है ना, अगर इसी में बच्चों के अंदर कुछ कमियां दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं हम लर्निंग डिफिकल्टी। ठीक है, जैसे कि डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया एंड एडीएचडी। तो उसको एक एक टर्म को, एक एक डिफिकल्टी को हम डिटेल से समझेंगे। बस आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप बिना स्किप करके लास्ट में देखिए, ताकि आपको पूरी तरह से कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, सो नेक्स्ट समझो व्हाट इज डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया यानी रीडिंग डिसऑर्डर, यानी बहुत एक ना दो जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, यानी रीडिंग डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, या उसको ये कलम में आ सकता है, ए कलम बी कलम, उसको अरेंज करो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। सो डिस्लेक्सिया क्या है? डिस्लेक्सिया इन रीडिंग मतलब पढ़ने में जो प्रॉब्लम होता है, रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स को पहचानने में प्रॉब्लम होता है, स्पेलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिटन टेक्स्ट, मतलब उसको पढ़ने में जो प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं डिस्लेक्सिया। जैसे कि रिवर्स लेटर्स, यानी बच्चे क्या करते हैं, बी को डी पढ़ते हैं, डी को बी पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों को दिखाई देता है। अगर तुम उसको बॉल लिखने के लिए बोलोगे, वो डॉल लिख देंगे, यानी डी ए एल लिख देंगे। ये होता है रीडिंग डिसऑर्डर यानी डिस्लेक्सिया। ओके, और पी को क्यू लिखेंगे, क्यू को पी लिखेंगे, ये होता है फिर पढ़ेंगे। ठीक है, रीड्स वेरी स्लोली, और क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं। ओके, ऐसे भी होता है जब उसको डिफिकल्ट है उसको स्किप कर देते हैं, ये मुझे नहीं पढ़ पा रहा है, उसको स्किप कर आगे चले जाते हैं। ठीक है, ये होता है डिस्लेक्सिया। यानी पुअर स्पेलिंग, ये स्पेलिंग भी नहीं कर पाते हैं, एंड कॉम्प्रेhension, उसको समझ भी नहीं पाते हैं। ट्रबल रिमेंबरिंग सीक्वेंसेस, जैसे कि मॉन्थ्स, अल्फाबेट्स, अगर तुमको बोलोगे, किसी बच्चों को बोलोगे कि तुम बताओ ना जनवरी से लेकर दिसंबर तक को महीना को एक के बाद एक बताओ, वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ये होता है sequential disorder, यानी रिमेंबरिंग द सीक्वेंस इज लैकिंग among the learners is called dyslexia। समझ में आ गया? ये होता है उसका थोड़ा बहुत सिम्टम्स। नेक्स्ट देखेंगे what are the teaching strategies we will adopt while we addressing the learners reading disability। ठीक है, मतलब हम जो रीडिंग डिसेबिलिटी एक बच्चा अगर क्लासरूम में आएगा, हम उसको कैसे एड्रेस करेंगे, यानी यूज फोनिक्स बेस्ड टीचिंग। फोनिक्स बेस्ड टीचिंग मतलब हम उसको वर्ड सुनाएंगे, यानी ए बी सी डी जितना लेटर है उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आएगा, उसी वर्ड का साउंड सुनेंगे, उसी साउंड से वो लेटर को पहचानने में उसको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। ये होता है फोनिक्स बेस्ड टीचिंग। यानी ए बी सी डी, ए का एक पर्टिकुलर साउंड दिया जाएगा, बी का पर्टिकुलर साउंड दिया जाएगा, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा ए के लिए ये साउंड आ रहा है, अगर हम उसको एंट लिखने के लिए बोलेंगे तो उसी हिसाब से साउंड को अरेंज करके एक वर्ड लिख सके। ये होता है फोनिक्स बेस्ड टीचिंग। एनकरेज रीडिंग अलाउ विद गाइडेंस, मतलब उसको बोलेंगे कि तू जोर से पढ़, ओके, ताकि उसका वॉइस थोड़ा बहुत खुलेगा, ताकि वो बोल सके। ठीक है, वही तो गाइडेंस, उसको थोड़ा बहुत मदद भी करेंगे और बोलेंगे कि उसको लाउडली उसको रीडिंग करने के लिए। यूज ऑडियो बुक्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। विजुअल एंड मल्टी सेंसरी लर्निंग, यानी सीइंग, हियरिंग एंड टचिंग। ओके, दिखेगा, पढ़ेगा, उसको पहचानेगा, उसी के बाद हिसाब से उसका रीडिंग डिसेबिलिटी को हम एड्रेस कर सकते हैं। प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम फॉर रीडिंग एंड राइटिंग टास्क, उसको लिखने पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते। ये होता है डिस्लेक्सिया यानी रीडिंग डिसऑर्डर बच्चों को एड्रेस करने के लिए सही तरीका। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ग्राफिया यानी राइटिंग डिसऑर्डर। राइटिंग डिसऑर्डर जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं उनको हम कैसे एड्रेस करेंगे और उसका क्या क्या सिम्टम होता है उसको देखेंगे। यानी डिफिकल्टी इन हैंड राइटिंग, मतलब लिखने में प्रॉब्लम होता है। स्पेलिंग, ऑर्गेनाइजिंग रिटन वर्क्स, मतलब उसको स्ट्रक्चरली लिख नहीं पाते हैं, अक्षर इतना गंदा लिखते हैं ना राइटिंग, कोई भी टीचर उसको पढ़ नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं हम डिस्ग्राफिया यानी राइटिंग डिसेबिलिटी। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑन स्ट्रक्चर हैंडराइटिंग, मतलब कहां से कहां आएगा हैंडराइटिंग कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर बच्चे भी लिखते हैं, मतलब वर्ड को छोड़ देते हैं, एक एक वर्ड बीच में। ठीक है, इसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड हैंडराइटिंग। इनकरेक्ट स्पेसिंग, मतलब स्पेस भी बहुत गलत लगते हैं, मतलब एक वर्ड को अगर हम उसको लिखने के लिए देंगे तो अननेसेसरी स्पेस लगा देंगे, ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड स्पेसिंग। और इनकंसिस्टेंट लेटर साइज, कहां बड़े लिखते हैं कहां छोटे लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लेटर साइज। यानी बीच में क्या बोलते हैं, बीच में बड़े बड़े लेटर ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर ट्री लिखने देंगे तो फर्स्ट लेटर टी का छोटा लिख देंगे, बीच में आर बड़ा कर देंगे, इसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट लेटर साइज। ट्रबल एक्सप्रेसिंग आइडियाज इन राइटिंग, मतलब वो क्या लिखने चाहते हैं उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। एंड पुअर फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, और उसको हाथ भी बहुत स्लो लिखते हैं, मतलब धीरे धीरे से एक एक लेटर फॉर्मेशन करते हैं। ये होता है सिम्टम्स रिगार्डिंग डिस्ग्राफिया। What are the classroom strategy can a teacher adopt? Allow use of keyboard और computer typing, उसको हम अलाउ कर सकते हैं कंप्यूटर टाइपिंग करने के लिए। प्रोवाइड स्ट्रक्चर राइटिंग टेम्पलेट्स, उसको एक टेम्पलेट देंगे तो इसी हिसाब से उसको दिख के लिख। जैसे कि क्या बच्चों के लिए हैंड राइटिंग कॉपी आता है ना,
उसे ऊपर उसको लिखा जाता है टाइटल, उसको फॉलो करने के लिए दे देते हैं कि ये जितने जैसे लिखा गया है उसी हिसाब से तुम बाकी के लाइंस फिल करो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर राइटिंग टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्या होगा, एनकरेज ओरल एक्सप्रेशन और डिक्टेशन टू टेक्स्ट टूल्स, उसको बोलेगा, उसको थोड़ा बहुत लिखने के लिए कोशिश करेगा। अवॉइड्स पेनलाइजिंग फॉर हैंडराइटिंग मिस्टेक्स, हम क्या करेंगे, अगर भी हैंडराइटिंग मिस्टेक कर रहा है उसको पेनलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर उसको पनिशमेंट देंगे तो और भी डर जाएगा, नहीं मैं लिख नहीं पाऊंगा तो टीचर फिर डांटेंगे, तो ये सबको हमें अवॉइड करना पड़ेगा और उसको थोड़ा बहुत मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जितना स्ट्रैटेजी मैंने बोला उसी हिसाब से हम अगर फॉलो करेंगे तो राइटिंग डिसऑर्डर बच्चों को एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डिस्कैल्कुलिया, यानी कैलकुलेशन रिलेटेड, यानी मैथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं उसको बोलते हैं हम डिस्कैल्कुलिया, यानी मैथमेटिकल डिसऑर्डर। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी मैथ से जुड़ा हुआ जितना कंसेप्ट होता है उसको समझने में, उसको लिखने में, पढ़ने में, उसको जो वो प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं हम डिस्कैल्कुलिया। तो व्हाट आर द सिम्टम्स, कंफ्यूजन इन रिकॉग्नाइजिंग नंबर्स, तो नंबर्स को अच्छे से नहीं पहचान सकते हैं। डिफिकल्टी इन काउंटिंग एंड काउंटिंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड, मतलब उसको आगे काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर पीछे आओ, वो करने में जो प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं डिस्कैल्कुलिया। ट्रबल लर्निंग टेबल्स, मतलब जो टेबल्स होता है ना 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये सब काउंट करने में भी उसको प्रॉब्लम होता है। और प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन, ये सिंबल लिखने में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। सो प्रॉब्लम्स विथ टाइम मेजरमेंट और मनी कंसेप्ट, अगर हम पैसा गिनने के लिए देंगे वो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं डिस्कैल्कुलिया। So what are the classroom strategy can a teacher adopt? Like use concrete objects, यानी beads, blocks for number concepts. उसको कुछ beads दे सकते हैं, blocks दे सकते हैं, यानी उसको नंबर फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। क्यूब दे सकते हैं, उसको अरेंज कर, ठीक है, इस हिसाब से हम बच्चों को एड्रेस कर सकते हैं। एनकरेज विजुअल आर्ट्स एंड चार्ट्स, और विजुअल आर्ट्स भी दे सकते हैं, चार्ट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। गिव स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक के बाद एक तुम उसको इंस्ट्रक्शन एक साथ अगर उसको समझा देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। फर्स्ट उसको तू ये करके दिखा, उसके बाद और स्टेप समझाएंगे, ठीक है। इसके ऐसे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे से उसका डिस्कैल्कुलिया प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर सकते हैं। प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जांपल्स टू रिलेट मैथ टू डेली लाइफ, वो कैसे मैथ को डेली लाइफ के साथ उसको रिलेट कर सके, उसी हिसाब से हमको क्या एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करना है। तो ऐसे हम डिस्कैल्कुलिया लर्नर्स को एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्पैक्सिया, यानी डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, मतलब उसका मोटर कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं कर सकता है, यानी difficulty in coordinating physical movements affecting handwriting, speech and classroom performance, सही से बोल नहीं पाता है, ओके, लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। एंड क्लासरूम परफॉर्मेंस, इतना भी क्लासरूम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते क्योंकि उनका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। कैसे उसका सिम्टम क्या होता है, यानी क्लमसीनेस इन मूवमेंट, धीरे धीरे चलता है। अगर उसको बुला क्या लिखा लेके क्या लिखा है चेक करेंगे, वो इतना धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, तो टीचर भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है। और भी क्या, वो गुस्सा आ जाएगा, क्या बोल रहा हूँ, इतना समय लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी उनको बच्चों को अंदर क्लमसीनेस, मतलब बहुत स्लो हो जाते हैं, ठीक है। पुअर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ऐसे बच्चे होते हैं, अगर तुम ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख दोगे ना, वो बोलेंगे साथ ठीक है रुकिए ना मैं उस तरह लिख देता हूँ, यानी अगर हम तुरंत उसको शिफ्ट कर देंगे वो समझ नहीं पाएंगे, अरे क्या लिख दिया, कहाँ आ गया, ठीक है। इसलिए हमको उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसको दिखेंगे कैसे क्लासरूम शायद डिजाइन करेंगे, लेकिन ये थोड़ा बहुत सिम्टम दिखाई देते बच्चों के अंदर। डिफिकल्ट इन ड्रेसिंग, कटिंग और यूजिंग टूल्स, मतलब ड्रेस पहनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब बॉटम कहाँ लगाना चाहिए, नीचे लगा देते हैं, ऐसे ही बच्चे दिखाई देते हैं, यानी हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन सही नहीं कर पाते हैं। स्पीच में भी अनक्लियर और स्लो, जो बोलेंगे भी अनक्लियर रहेगा और धीरे भी बोलते हैं, ये होता है डिस्प्रैक्सिया। सो हाउ अ टीचर कैन अडॉप्ट सच काइंड्स ऑफ लर्नर्स? प्रोवाइड फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हम उनको कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं, फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्या फिजियोथेरेपिस्ट, ओके। यूज लार्ज राइटिंग टूल्स और सिंपल टास्क, हम थोड़ा बड़े लेटर्स लिख सकते हैं, लार्ज टूल्स यूज कर सकते हैं, ओके। इनकरेज स्पोर्ट्स दैट इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, हम भी क्लासरूम एटमॉस्फेयर में को-करिकुलर एक्टिविटीज को ज्यादा एम्फेसिस देंगे और उसको एनकरेज करेंगे, जैसे कि वो क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में खुद को पार्टिसिपेट कर सके। बी पेशेंट, यानी उसको पेशेंट रखना, सबर रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बच्चे आएंगे वो प्रॉब्लम करेंगे तो प्रॉब्लम भी उसके अंदर दिखाई देगा, लेकिन हमको पेशेंस के साथ उनको डील करना पड़ेगा। अवॉइड पनिशमेंट और रिडिकुल, मतलब हमको पनिशमेंट को अवॉइड करना पड़ेगा और रिडिकुल नहीं होगा, पेशेंसफुली हम उसको सुनना चाहिए, उसको थोड़ा बहुत समझना चाहिए और हेल्प भी करना चाहिए। तो ऐसे हम डिस्प्रैक्सिया बच्चों को एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डिस्फासिया,
अफेसिया उसको बोलते हैं लैंग्वेज डिजॉर्डर, डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग और यूजिंग स्पोकन लैंग्वेज। जो वो बच्चे बोलते हैं वो समझने में प्रॉब्लम होता है, क्या बोल रहे हैं हम समझ नहीं पाते हैं, ऐसे धीरे धीरे बोल देते हैं, क्या कहाँ ऐड कर देते हैं, कुछ भी स्ट्रक्चर्ड वे में वो नहीं बोल पाते हैं। यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग डिसेबिलिटी हम उसको बोल सकते हैं, ना उसको सही में सुनते हैं ना सही बोल पाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्पेसिया। यानी ट्रबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस और इंस्ट्रक्शन, यानी हम क्या क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये एक जवाब देते हैं, तो ये होता है ट्रबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस और इंस्ट्रक्शन। लिमिटेड वोकाबुलरी एंड ग्रामर, मतलब ग्रामर में बहुत मिस्टेक्स करते हैं। डिफिकल्टी फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक सेंटेंस अच्छे से नहीं फॉर्म करने को कर पाते हैं। मैं रिपीट वर्ड्स और फ्रेजेस इनकरेक्टली, मतलब गलत रिपीट करते हैं वर्ड को या सेंटेंस को, ये होता है डिस्पेसिया या अफेसिया लैंग्वेज डिसऑर्डर। सो व्हाट आर द क्लासरूम स्ट्रेटजी देयर? यूज विजुअल क्यूज और गेस्चर्स टू सपोर्ट कम्युनिकेशंस। हम कुछ गेस्चर माने कुछ दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे से बोल, ऐसे हम दिखा सकते हैं बच्चों को। प्रोवाइड स्पीच थेरापी सपोर्ट, कैसे वो बोल सकते हैं अच्छे से, कुछ सपोर्ट भी, थेरापी सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। एनकरेज पीयर कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, वो दोस्त लोगों को कैसे भी मदद कर सकते हैं, ओके, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे और कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, जैसे कि हर एक बच्चों दूसरों को मदद करेंगे। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली यूजिंग शॉर्ट सेंटेंसेस, हम धीरे धीरे उनको बोलेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस में उसको एक्सप्रेस करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, डिस्पेसिया बच्चों को एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, एनएलडी। तो व्हाट इज दिस? डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल क्यूज, जो कुछ नॉन वर्बल मतलब बातचीत नहीं करेंगे, बस कुछ सिंबल कुछ दिखाएंगे। सीट, मतलब हम बोल रहे सीट, वो समझ रहे क्या बोल रहे हैं सर, बैठ जरा, तो ये जो नॉन वर्बल जो क्यूज देते हैं ना, वो समझ नहीं पाते हैं। स्पेटियल अवेयरनेस, यानी जो पिक्चर दिख के समझ नहीं पाते हैं। एंड सोशल स्किल्स, और सामाजिक स्किल भी बहुत कम होता है। यानी जो नॉन वर्बल डिसेबिलिटी होता है, जैसे कि ट्रैफिक सिंबल दिखाई जाता है, समझ रहे हो, जैसे कि क्या, जो मूव राइट, स्टॉप हियर, इन फ्रंट ऑफ देयर स्कूल्स, राइट स्लोली, ये जो सिंबल दिखाई जाता है ना, वो समझने में उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, ओके। एंड स्पेटियल अवेयरनेस बहुत कम होता है, यानी पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन और टोन, जो हम बोलते हैं फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं। ये जो स्पेटियल एक्सप्रेशन होता है ना, वो समझने में प्रॉब्लम होता है। डिफिकल्ट इन ड्राइंग और पॉजर्स और मैप रीडिंग, मैप रीडिंग मतलब जो मैप दे देते हैं, कहां पर उड़ीसा है उसको निकालो, इंडिया का मैप दिखा देते हैं, उधर उड़ीसा का कहां पर उसको दिखाओ, उसको पहचानने में उसको बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सोशल ऑकवर्डनेस एंड लिमिटेड आई कॉन्टेक्ट, बहुत कम आई कॉन्टेक्ट करते हैं, समझने के लिए बहुत कम कोशिश करते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्बल स्किल्स बट पुअर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, बोल पाते हैं सही से लेकिन प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं कर पाते, मतलब बोल देंगे अच्छा ये होता है उड़ीसा, ये होता है मैप के, फिजिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या, उसको बोल देंगे लेकिन समझने में और दिखाने में प्रॉब्लम होता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। क्लासरूम स्ट्रेटेजी, हाउ कैन वी अडॉप्ट क्लासरूम स्ट्रेटेजी? टीच सोशल स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज डायरेक्टली, हम उसको डायरेक्टली बॉडी लैंग्वेज एज वेल एज सोशल स्किल्स सिखा सकते हैं। प्रोवाइड विजुअल स्ट्रक्चर एंड क्लियर रूटीन्स, हम उसको एक रूटीन मतलब एक रेगुलर एक रूटीन फॉलो करने के लिए उसको एड्रेस कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। और एनकरेज ग्रुप लर्निंग एंड पीयर सपोर्ट, एक साथ ग्रुप मिलकर समूह में कैसे उसको पढ़ सके उसी के ऊपर हम जोर देंगे। ऑफर इंडिविजुअल गाइडेंस फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हम हर व्यक्ति को, हर बच्चों को हिसाब से उसको नॉन वर्बल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम क्लासरूम स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं ये बच्चों को नॉन वर्बल और डिसऑर्डर बच्चों को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफिकल फॉर्म्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर टोटल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, यानी एक अच्छे से उसको ग्राफिक्स के फॉर्म में उसको दिखा दिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, रीडिंग डिसेबिलिटी, मेन डिफिकल्टी क्या होता है, वर्ड रिकग्निशन एंड स्पेलिंग, एग्जांपल जैसे कि फोनिक्स एंड ऑडियो बुक्स कैन बी अडॉप्टेड टू एड्रेस डिसलेक्सिया। जैसे तुम जितना मैं डिस्कशन किया उसी को मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में उसको दिखा दिया ताकि तुमको प्रिसाइज फॉर्म में याद रखने के लिए आसानी हो सके, ठीक है। पूरा डिटेल्स डिस्कशन रिगार्डिंग हाउ कैन वी एड्रेस लर्निंग डिसेबिलिटी एज वेल एज इंपेयर्ड लर्नर। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास उसको शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना ताकि आपके पास हमारा लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, फिर एक क्लास में मुलाकात करें।